टॉप 5 स्मॉल कैप स्टॉक, 5 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक जिनको एफआईआई, डीआईआई, प्रमोटर तीनों के तीनों एक साथ खरीदते जा रहे हैं। मतलब ये एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है जब तीनों के तीनों बिग बुल, जो तीनों की तीनों कंपनीज को और मार्केट को कंट्रोल करते हो, तीनों किसी शेयर को खरीद रहे, तो मतलब ये शायद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चलिए आइए अपन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्या है इन स्मॉल कैप छोटी छोटी कंपनी में जो तीनों के तीनों खरीदे। देखो एफआईआई डीआईआई कौन होते हैं? एफआईआई डीआईआई स्मार्ट मनी होते हैं, ये कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करते थे तो बहुत सारा करते हैं, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो कहीं पे आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट नहीं करते कि इन्होंने रिटेलर्स की तरह यूं ही पैसा डाल दिया। बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है इनकी, अच्छे से रिसर्च करके, कभी कभार कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी चीज ध्यान में रख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एफआई डीआईआई यहां पर दोनों के दोनों खरीद रहे हैं। जनरली क्या होता है, एफआई खरीदता है तो डीआईआई बेचता है, डीआईआई एफआई बेचता है तो डीआईआई खरीदता है, पर यहां पर तो दोनों के दोनों ही खरीद रहे हैं। और प्रमोटर भी साथ में खरीद रहा है। प्रमोटर कौन होता है? कंपनी का मालिक, जो बंदा कंपनी चला रहा होता है। कंपनी अगर कोई चला रहा है तो उसको पता है फ्यूचर में, उसको एक नजर पता पड़ जाती है कि यार फ्यूचर में मेरी कंपनी अच्छी चलने वाली है, खराब चलने वाली है। जब प्रमोटर खुद अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद का पैसा ही वो लगा रहा हो ना, तो मतलब प्रमोटर को अपनी कंपनी पे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है कि भाई कंपनी अच्छी चल सकती है। तो यहां पर तीनों के तीनों खरीद रहे हैं, तो शायद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चलिए आइए तो अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं इन पांचों स्मॉल कैप स्टॉक्स को। बट हाँ, उसके पहले किसी ने प्लीज वीडियो लाइक नहीं कर दी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन कर देना। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन, ताकि आने वाली वीडियो आपको यूं मिलती रहे। एंड हाँ, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। अपनी पहली कंपनी, जैसे ये आप देखोगे यहां पर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 52% से 54% हुई है। एफआईआई की जो होल्डिंग है 2.04% से 2.8% हुई है। डीआईआई की जो होल्डिंग है 13.23% से 13.32% तक हुई है। मतलब तीनों ने यहां पर अपनी होल्डिंग रिसेंट क्वार्टर में इंक्रीज करी है। ये आप चाहो तो डाटा क्रॉस चेक भी कर सकते हो। मैंने एंजल वन का स्नैपशॉट लगाया हुआ है, स्क्रीनशॉट, आप एंजल वन पे जाके वापस से स्नैपशॉट चेक भी कर सकते हो। कौन सी कंपनी है जिसकी अपन ये बात कर रहे हैं? ये कंपनी है अपनी सत्यलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इस कंपनी का काम क्या है? देखो ये कंपनी क्या करती है, ये इंटीरियर डिजाइन और एक्सटीरियर मटेरियल दोनों के दोनों सप्लाई करती है। लाइक अगर आप देखोगे जो भी इंटीरियर डिजाइनिंग के जितने भी प्रोडक्ट नहीं होते इंटीरियर डिजाइन, अगर आपने किसी ने कोई पीवीसी पैनल लगाया हुआ हो, डब्ल्यूपीसी पैनल्स आते हैं, फ्लोरिंग्स पे आते हैं, जो फ्लोर के ऊपर अपन फ्लोर पे शीट्स लगाते हैं, जितने भी इंटीरियर डिजाइनिंग के बड़े बड़े प्रोडक्ट होते हैं ना, ये चाहे वॉलपेपर वगैरह टाइप हो, या फिर जो पैनल्स होते हैं, जो वुडन पैनल्स होते हैं, वो वुडन की शीट्स होती है, जो पीवीसी पैनल्स होते हैं, सारे जितने भी इंटीरियर के प्रोडक्ट होते हैं वो बनाती है। साथ के अंदर जो उनके अधेसिव्स होते हैं, जो उनको चिपकाने वाले मटेरियल होते हैं, वो भी बनाती है। साथ में एक्सटीरियर मटेरियल भी बनाती है। मतलब जो एक तो होता है इंटीरियर और जो होता है एक्सटीरियर, जो घर वगैरह को, बिल्डिंग वगैरह को बनाने में काम आता है, तो ये वो बनाती है। एंड इवन ये एशिया की, पूरे के पूरे एशिया की लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन पे लेमिनेट प्रोडक्शन फैक्ट्री है। मतलब इसकी सबसे, पूरी एशिया के अंदर सबसे बड़ी फैक्ट्री है इसकी लेमिनेट प्रोडक्शन की। तो ये कंपनीज आप देखोगे लेमिनेट, हाई प्रेशर लेमिनेट बनाती है, एक्रेलिक सॉलिड सरफेस बनाती है, कॉम्पैक्ट पैनल बनाती है, इंटीरियर फर्नीचर, आर्किटेक्चर, इन सब के मटेरियल यहाँ पे सप्लाई करती है। इवन ये एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करती है। इंडिया ने इसको, गवर्नमेंट ने सर्टिफाई करा हुआ है, गवर्नमेंट ने, ये एक स्टार एक्सपोर्ट हाउस है। स्टार एक्सपोर्ट हाउस मतलब जो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ना आउटसाइड इंडिया, मतलब तो वो उनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है कि स्टार एक्सपोर्ट हाउस है। ये यूरोप, एशिया, सब जगह अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ये इंडिया के अंदर। बाकी कंपनी की अगर अपन फाइनेंशियल की बात करें, 2026 में इसका सेल्स 10% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट इसका 23% से ग्रो हुआ है। तो एक अच्छी बात होता है जब सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट ग्रो होता है, मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग लीवरेज अच्छा चल रहा है, कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन अच्छी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे। पी रेशियो भी अंडर वैल्यूड चलता है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 49, इसका 36 चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18% चल रहा है, अच्छा चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.04, मतलब डेट फ्री कंपनी में, डेट कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है, आप ये मान सकते हो। बाकी अगर कंपनी के, अगर अपन अदर फैक्टर्स की बात करें तो अदर फैक्टर देखो, सबसे मेन इसके जो ग्रोथ का सेक्टर है, कि मतलब ये ग्रोथ क्यों कर सकता है ये वाला, क्योंकि कंपनी जिसमें डील करती है ना, वो सेक्टर, वो इंडस्ट्री भी अच्छी खासी ग्रो हो रही है। क्योंकि इंडिया के अंदर रियल एस्टेट मार्केट, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, तो डेवलपिंग कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। जितनी रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड होगी, उतने इंटीरियर प्रोडक्ट की, फर्नीचर की डिमांड बढ़ेगी और इसकी डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी। और रिसेंटली क्या हुआ था, देखो पहले कंपनी के अंदर ना कुछ इशू चल रहा था। कंपनी में क्या इशू चल रहा था, दो प्रमोटर थे, मतलब दोनों भाई थे, एक भाई दूसरा भाई, दोनों के अंदर डिस्प्यूट चल रही थी, तो कंपनी में डेडलॉक हो चुका था। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक भाई ने सारे के सारे शेयर अपनी जापान की कंपनी को बेच दिए, जिसका नाम है आइका कोग्यो कंपनी। अब ये कंपनी को सारे के सारे शेयर बेच दिए, तो उसके बाद इनका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया है। अब एक प्रमोटर मतलब वहां से एग्जिट हो गया। तो ये जापान की कंपनी को जो शेयर बेचे थे ना, वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे बेचे थे, ज्यादा प्राइस के अंदर सेल करे थे, एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके। तो जब एक्स्ट्रा प्रीमियम पे अपन ने शेयर बेचे ना, तो लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि जापान वाली कंपनी भी एक्स्ट्रा रुपए देके इस कंपनी के शेयर बाय कर रही है, मतलब ये कंपनी अच्छी है। तो लोगों को और ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन हुआ। और साथ में जो कंपनी है, क्योंकि ये जापान की कंपनी, इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो यहां पर इनके साथ एक तरह से अपने प्रमोटर के अंदर जापान की कंपनी भी आ गई इस कंपनी में। तो इसीलिए अब अपन को एडवांस टेक्नोलॉजी का, एडवांस जो जापानीज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, उसका एक्सेस भी यहां पर इजीली
मिल चुका है। तो ये कंपनी का एक टर्न अराउंड पॉइंट था, आप इसको यहाँ पर बोल सकते हो। तो इस वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नई ग्लोबल टेक्नोलॉजी मिल चुकी है। अब अपन प्रीमियम प्रोडक्ट लाइन पे यहाँ पर ये उतर चुके हैं। साथ में जो क्रॉस सेलिंग भी होती है कि यहाँ पर जो जापान वाली कंपनी के कस्टमर है उसका वो अलग चीजें सेल करती है और ये जो कंपनी है ये अलग चीजें सेल करती है। दोनों एक दूसरे को क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के कस्टमर्स को। ये भी एक फायदा हुआ, मतलब ये एक टर्न अराउंड पॉइंट था। बाकी कंपनी एक्सपोर्ट लीडर है, मैंने कहा था इसका स्ट्रॉन्ग यूरोपियन, वेस्ट एशियन सब जगह से इसके अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं यहाँ पर। और अगर आप क्वार्टर 4 की बात करो तो 6% से सेल्स बढ़ी थी और प्रॉफिट वो इसका 30% से बढ़ा था। तो ये हो गई अपनी पहली कंपनी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन आप प्रेस कर देना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कंपनी पे। अपना नेक्स्ट कंपनी के जाने के पहले आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको किसी को भी स्टॉक मार्केट का कोर्स चाहिए, मतलब स्टॉक मार्केट अगर आपको एसबी नहीं आता और आपको एडवांस लेवल तक जाना है, एसबी नहीं आता अभी, पूरे एडवांस लेवल तक सीखना, तो पूरा बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ, पूरा बेसिक, शेयर खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, पैसिव इनकम कैसे जनरेट करनी है, सारी चीजें मैंने डिटेल के अंदर मेरे कोर्स में सिखाई हुई है। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आप अगर आज कोर्स लोगे तो आप एक कोड भी लगा सकते हो, लर्न 500 से आपको 500 रुपए का डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए आइए अब अपन आगे नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी अपनी जिसके अपन बात करने वाले हैं उसमें अगर आप देखोगे तो प्रमोटर ने 54% से 56% शेयर होल्डिंग करी है, एफआई ने 7 से 8% करी है, यहाँ पे इसने 1.4 से 1.5% करी है, मतलब तीनों ने अपने यहाँ पर होल्डिंग इंक्रीज करी है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज। ये कंपनी क्या करती है? जो भी विंड एनर्जी होती है, विंड एम का ये O&M प्रोवाइड करती है। यहाँ पर इंडिया के अंदर एक अकेली मोनोपोली लिस्टेड कंपनी है, मतलब एक सिंगल अकेली लिस्टेड कंपनी है। जो भी ये विंड एनर्जी होती है, विंड एनर्जी को टर्बाइंस होती है या कुछ भी होती है जिनको उनको पूरा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है, रिपेयर मेंटेनेंस का भी काम करती है। अब जैसे जितने भी विंड एनर्जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे लेट्स से अपन एग्जांपल के लिए बात करते हैं, अंबानी जी ने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया विंड एनर्जी का, तो अब उसको पूरा ऑपरेट करने का काम, मेंटेन करने का काम कौन करेगा? उसको काम करेगा आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। अब यहां पर इसके अंदर ये जो कंपनी आपने नाम सुना होगा आइनॉक्स ग्रीन लिमिटेड का नाम सुना होगा, जो आइनॉक्स ग्रीन लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर डील करती है, तो वो कंपनी ये उसी की डीमर्ज कंपनी है, मतलब आइनॉक्स विंड लिमिटेड। आइनॉक्स विंड लिमिटेड से ही ये डीमर्ज होकर बनाई गई है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो आइनॉक्स विंड लिमिटेड तो सारा काम करती है, पूरा का पूरा जो टर्बाइन होती है वो सब बनाती है, ऑपरेट करती है, उनको साथ में इंस्टॉल करती है, लोगों को सेल करती है, मतलब सारा रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड। पर ये कंपनी स्पेसिफिक काम करती है O&M के रिलेटेड यहाँ पर पे। तो ये ऑपरेट एंड मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस संभालते हैं विंड एनर्जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट का। तो इसके अंदर अच्छी बात है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनसे इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमने 10 साल का 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, क्योंकि एक बार कहीं पे विंड एनर्जी का टरबाइन वगैरह लगी तो 20-30 साल तक चलती है, तो उनके पूरा का पूरा जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल जाता है कि जब तक ये चलेगा विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट इसको ऑपरेट O&M का काम हम लोग करेंगे। तो इसका एन्युटी कैश फ्लो आता है कि हर साल इसका कैश फ्लो फिक्स है कि इतना इनको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का रेवेन्यू इनका मिल जाएगा, तो एक प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू इसका आता है। सेल्स ग्रोथ इसकी 19% से हुई है, प्रॉफिट इसका 512% से बढ़ा है, जो बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि भाई 19% से सेल बढ़ने के बाद प्रॉफिट 500% से, बहुत अच्छी बात है ये, मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज अच्छा मिल रहा है। पी रेशियो थोड़ा ओवर वैल्यूड चल रहा है, हालांकि इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो 56 चलता है, इस कंपनी का पी रेशियो 73 चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 6% चल रहा है, मतलब इतना ठीक ठाक है, इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.05, डेट फ्री कंपनी, ऐसे कंपनी में डेट कुछ भी नहीं है। रिमेनिंग फैक्टर की बात करें तो अभी आपको यहाँ पे ऑर्डर बुक वैल्यू कंपनी के पास 3.1 गीगावाट की ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी है, मतलब अच्छा खासा इनका रेवेन्यू ऑलरेडी सिक्योर पड़ा हुआ है यहाँ पर पे। ग्रोथ फैक्टर की बात करें, सबसे बड़ा ग्रोथ फैक्टर ये है कि इंडिया के अंदर या कहीं पे पूरा वर्ल्ड वाइड हो, सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को फोर्स करा जा रहा है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंट करी जा रही है। कोल वगैरह से थर्मल एनर्जी अपन बहुत कम यूज ले रहे हैं, तो जितनी ज्यादा विंड एनर्जी वगैरह ग्रो होगी, जितना ज्यादा ये सब ग्रो होगा उससे ज्यादा O&M की डिमांड बढ़ेगी और इसका रेवेन्यू बढ़ने वाला है। बाकी आप देखोगे क्राइसिल ने इसकी जो रेटिंग है वो भी रिसेंटली रीअफर्म करी है कि जितनी पहले रेटिंग थी उसी को रीअफर्म करके A1 रखा गया है। ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो कंपनी है ये असेट लाइट मॉडल पे डील करती है, मतलब असेट लाइट मॉडल के बिजनेस मैंने बताया हुआ कि ग्रो सबसे ज्यादा हो सकते हैं। ग्रो करने के लिए इनको कोई कहीं पे भी अगर इनको ग्रो करना है तो इनको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है कि इनको कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़े, असेट वगैरह खरीदना पड़े। ये कंपनी कैसे ग्रो हो सकती है? बस इनको अपने एम्प्लॉयज बढ़ाने वहीं से ग्रो हो जाएगी। इनको कहीं पे भी नए कस्टमर एक्वायर करने के लिए नई कॉस्ट नहीं लगानी, ये एक अच्छी बात होती है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इसलिए कंपनी ग्रो ज्यादा हो सकती है। की रिस्क देखोगे तो एक रिस्क है कंपनी के अंदर जो डेटा है वो 216 दिन में रियलाइज हो रही है, ये एक रिस्क है कि भाई कंपनी को पैसा बहुत लेट रियलाइज हो रहा है। बाकी अगर कंपनी का आप और फाइनेंशियल देखोगे, क्वार्टर 4 25 वर्सेस 26 सब चीजें ग्रो हुई है। इनकम 40%, EBITDA 93%, PBT 44%, कैश पैड भी 327%। वही FY 25-26 देखोगे तो ये भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है। अब अपन बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की, जो नेक्स्ट कंपनी में अगर आप देखोगे प्रमोटर ने
प्रमोटर ने 57 से 62, एफआई ने 1.72 से 4% के भी ऊपर कर लिया, इसने 0.02 से लेके 0.4% तक इसने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। तो ये कौन सी कंपनी है? ये कंपनी अपनी आईओएल केमिकल एंड फार्मा कंपनी है। कंपनी क्या करती है? ये दो चीजों में काम करती है, एक तो स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है और फार्मा के एपीआईज बनाती है। एपीआई नहीं होती, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कोई भी दवाई होती है इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट होता है, एग्जांपल के लिए पैरासीटामोल वो एक इंग्रेडिएंट है, आइपरफोमोन मतलब ये भी एक इंग्रेडिएंट होता है। तो ये मतलब दवाई के अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो ये बनाती है। तो देखो दोनों चीज मैंने कहा था, केमिकल बूम बहुत ज्यादा चल रही है। केमिकल बूम ज्यादा क्यों चल रही है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है कि मतलब लोग बाग जितने भी यूएस यूरोप वगैरह की कंपनी है वो चाइना से परचेस ना करके इंडिया से परचेस करना चाह रहे हैं, प्लस वन, क्योंकि बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल इश्यूज है। प्लस फार्मा एक ऐसा सेक्टर होता है कि कहीं भी दुनिया के अंदर इकोनॉमी कितनी भी क्रैश हो जाए, कितना भी सब कुछ हो जाए, पर फार्मा सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देता ही देता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर इकोनॉमी खराब है, इंसान अगर बीमार है तो इलाज तो कराएगा ही कराएगा, कितनी भी इकोनॉमी खराब है। तो ये दोनों उन सेक्टर में काम करती है जिनका भी बूम चल रहा है यहाँ पर पे। तो ये एपीआई बनाती है, साथ में स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, साथ में वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आइबुप्रोफेन की ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मतलब इसने 35% पूरे वर्ल्ड में, बोल रहा हूं मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड के अंदर 35% ग्लोबल मार्केट शेयर आइबुप्रोफेन का इसके पास है यहाँ पर पे। हालांकि इसके अलावा बाकी एपीआई भी बनाती है, पैरासीटामोल, मेट्रोफॉर्मिन एटसेट्रा, इसके अलावा बाकी बनाती है। स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है जिसकी डिमांड अच्छी खासी है। फार्मास्यूटिकल के लिए भी केमिकल बनाती है, प्रिंटिंग के लिए केमिकल, पैकेजिंग के लिए केमिकल, अधेसिव के लिए केमिकल्स, इसके अलावा बाकी केमिकल्स भी बनाती है। कंपनी की सेल्स की ग्रोथ देखोगे 12% हुई है, प्रॉफिट की 44% हुई है। मतलब सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट ग्रो हुआ है, एक अच्छी चीज होती है, मैं हर बार बता रहा हूं। पी रेशियो इंडस्ट्री का 36 चलता है, वही जो कंपनी का पी रेशियो है वो 35 है। मतलब इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इसका पी रेशियो लगभग बराबर चल रहा है, अंडर वैल्यूड तो ठीक है। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी 8% एक डिसेंट चल रहा है यहाँ पर। और बाकी डेट टू इक्विटी कंपनी का 0.08, कंपनी में इसमें भी डेट एसेस नहीं है, कोई भी एसेस है। बाकी अगर आप कंपनी के अदर फैक्टर देखोगे, कंपनी एक्सपांशन मोड के अंदर चल रही है। कंपनी की जो इथाइल एक्सीडेट की कैपेसिटी है, मतलब एक एपीआई होती है वो फार्मा वाली, उसकी कैपेसिटी इसने 1 लाख से बढ़ा के 1.2 लाख मेट्रिक टन पर एनम करी है यहाँ पर पे। और वो बढ़ाने के पहले कैपेसिटी 90% तक यूटिलाइज कर चुकी थी ऑलरेडी, तो इसके और ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत थी, इसलिए अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करी है। रिसेंटली इसने पैरासीटामोल की कैपेसिटी भी इंक्रीज करी है। बाकी कंपनी देखोगे 40+ कंट्रीज के अंदर इसके क्लाइंट है, मतलब सब जगह प्रेजेंट है ये, चाहे आप रेनबैक्सी हो, डॉक्टर रेडी हो, सिप्ला, ओफ्लेक्स हो, सब इसी के क्लाइंट है यहाँ पर पे। तो मैंने कहा था इसके पास 35% मार्केट शेयर है आइबुप्रोफेन का, तो इसलिए यहाँ पे प्राइसिंग पावर इसके पास अच्छी खासी है कि अच्छी खासी प्राइसिंग यही कंट्रोल करती है। बाकी कंपनी अभी नॉन आइबुप्रोफेन एपीआईज पे भी ज्यादा ध्यान दे रही है कि उनसे भी रेवेन्यू अच्छा खासा है, और एक्सपोर्ट ग्रोथ पे भी कंपनी ध्यान दे रही है। कंपनी का जो कैश पोजीशन है, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन चल रही है, 190 करोड़ का कंपनी के पास कैश यहाँ पर पे पड़ा है। चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ। नेक्स्ट कंपनी वैसे हालांकि ना, जो मैं आपको नेक्स्ट दो कंपनी बताने वाला था वो दो कंपनी की जगह अब एक कंपनी रह गई है। जो मैं आपको दो कंपनी बताना चाह रहा था वो मर्ज हो चुकी है। हालांकि अपन बात करते हैं अभी अपन जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जेबी केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर आप देखोगे, प्रमोटर ने भी अपने शेयर इंक्रीज करे, एफआई ने भी अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करी है, डीआईआई ने यहाँ पे जरूर यहाँ पे शेयर होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज करी है। पर ओवरऑल अगर आप देखोगे लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज हुई थी, पर ओवरऑल देखोगे मार्च 25 से मार्च 26 यहाँ पर इंक्रीज हुई है। तो मतलब ओवरऑल यहाँ पे सबने इंक्रीज करी है। बट अब यहां पर हुआ क्या है, जेबी केमिकल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड अभी रिसेंटली मर्ज हो चुका है दूसरी कंपनी में, और इसकी शेयर की ट्रेडिंग यहां पर रोक चुकी है। तो इसीलिए अब जेबी केमिकल्स में आप यहां पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसकी जगह ये जिस कंपनी में मर्ज हुई है आप वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हो, जो है आप टोरेंट फार्मा कंपनी। हालांकि मेरे तरफ से कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, पर मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि वहां पर ट्रेडिंग रुक चुकी है। अब टोरेंट फार्मा ने इसको पूरा का पूरा यहां पर एक्वायर कर लिया, और जैसे इसने जेबी केमिकल को टोरेंट फार्मा ने एक्वायर करा है, हालांकि एक लार्ज कैप कंपनी है, जेबी केमिकल एक स्मॉल कैप कंपनी थी, टोरेंट फार्मा लार्ज कैप कंपनी है। जैसे इसने जेबी केमिकल को एक्वायर करा है, टोरेंट फार्मा इंडिया की टॉप 5 फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक बन चुकी है ये। अब ये कंपनी का काम क्या है, देखो ये जो टोरेंट फार्मा कंपनी है ना, टोरेंट फार्मा जो भी सब क्रोनिक थेरेपीज वाली मेडिसिन होती है, जैसे हार्ट की मेडिसिन हो गई, माइंड की मेडिसिन हो गई, न्यूरो वाली मेडिसिन हो गई, नर्वस सिस्टम की मेडिसिन हो गई, जो भी कॉम्प्लेक्स वाली मेडिसिन होती है जो बहुत ज्यादा हाई मार्जिन के अंदर सेल होती है, जैसे मैंने बोला वो कार्डियो हार्ट वाली हो गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो दिमाग वाली हो गई, विटामिन की हो गई, डायबिटीज की मेडिसिन हो गई, ये उनको सप्लाई वहां पर करती है। और जो इसने जेबी केमिकल्स को एक्वायर करा, जेबी केमिकल्स दूसरी तरीके की मेडिसिन में डील करती है। तो अब इन्होंने दोनों ने मतलब दोनों अलग अलग तरह की मेडिसिन बनाती थी, तो अब ये अपने कस्टमर को क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं इजीली प्रोडक्ट की। तो ये एक अच्छी चीज है यहाँ पर पे, मतलब कंपनी ज्यादा एक्सपांड हो गई। बाकी 40+ कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट है, इंडिया, यूएस, ब्राजील, जर्मनी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत जगह प्रेजेंट है। अब यहाँ पर बाकी कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखोगे 21% हुई है, प्रॉफिट 14% ग्रो हुआ है। तो एक खराब चीज होती है वैसे थोड़ा, कि जहां सेल्स ज्यादा बढ़ती है प्रॉफिट कम बढ़ता है, मतलब कंपनी का मार्जिन डिक्रीज हुआ है, थोड़ी सी खराब चीज होती है। पी रेशियो देखोगे इंडस्ट्री का 56 चलता है, इसका 73 चल रहा है, मतलब थोड़ी ओवर वैल्यूड चल रही है। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी 25% का चल रहा है, अच्छा
अच्छा चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.05, इस कंपनी में भी डेट एज सच कुछ भी नहीं है। बाकी अगेन ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जो मैंने आपको बताया था डिफेंसिव ग्रोथ वाली कंपनी है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इकोनॉमी इसको इंपैक्ट कर सकती है, इकोनॉमी इनको इंपैक्ट नहीं कर सकती है। ग्रोथ स्ट्रेट मतलब कि ग्रोथ स्ट्रेटजी ग्रोथ स्ट्रेटजी रिसेंट ये बताया था अभी लार्जेस्ट शेयर एक्विजिशन करा था 46% इसने जेबी केमिकल्स में एक्वायर करा है और दोनों अलग अलग तरह की मेडिसिन बेचती है तो इनको क्रॉस सेलिंग का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी रिमेनिंग अगर आप फंड कंपनी के फैक्टर देखोगे तो इंडिया में इनका बिजनेस 14% से ग्रो हुआ है, यूएस में 19% से, ब्राजील में 27% से, जर्मनी में 8% से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 32% से इनका बिजनेस ग्रो हुआ है। और इवन आपको जान के थोड़ा ताजुब होगा कि ब्राजील और जर्मनी के अंदर जो पूरा फार्मास्यूटिकल का मार्केट है वहां पे ये नंबर 1 इंडियन कंपनी है ब्राजील एंड जर्मनी के अंदर वहां पर जो मेडिसिन सप्लाई करती है वहां पर पे। तो ये कंपनी के अदर फंडामेंटल्स है। हालांकि एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना कि कंपनी ने जो भी जेबी केमिकल को एक्वायर करा है तो कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद ने कॉन कॉल के अंदर भेजा था कि बोला था कि एफआई 2027 में कोई भी रेवेन्यू से एनर्जी हमको नहीं मिलने वाली है, एफआई 27 के बाद हमको रेवेन्यू से एनर्जी इससे मिलने वाली है। तो ये यहाँ पर पे कंपनी ने बोला कि लॉन्ग टर्म में हमको मतलब बेनिफिट होगा, शॉर्ट टर्म में अभी यहाँ पे इतना आप ज्यादा एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट मत करना। तो ये हो चुकी है अपनी 5 कंपनीज जिनकी अपन बात कर रहे थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज वो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। बाकी अगर आपको स्टॉक मार्केट का कोर्स खरीदना है तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, आप आज ही वो कोर्स खरीदोगे तो आप LEARN लर्न 500 कोड लगा सकते हो, आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आपका इन शेयर्स के बारे में क्या कहना है, आपको कौन सा अच्छा लगा कौन सा बुरा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी खराब लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कुछ पूछना हो तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अपन मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।